सम्माननीय व्यासपीठ और इतर उपस्थित सज्जन, मैं आपके साथ दो विषय के ऊपर बात करने वाला हूं। एक तो स्वतंत्र वीर सावरकर। मंजरी ताई ने बताया कि सावरकर एक ऐसे लीडर थे कि जिन्होंने देश की सुरक्षा इस विषय के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा था। उसमें से मैं एक मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिशों को सैनिकों की कमी पड़ने लगी और तभी सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने बोला कि भारतीयों ने सेना में शामिल होना चाहिए। उस समय के जितने भी लीडर्स थे वो सोचते थे कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ब्रिटेन हमारा एनिमी है, अगर हम उनके सेना में शामिल होते हैं तो ये गलत बात होगी। तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ देर के बाद हमारा देश स्वतंत्र होने वाला है और ये जो प्रशिक्षण हमें मिलेगा उसका हमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो एक समय ऐसा आया था कि ब्रिटिश आर्मी में 6 लाख सोल्जर्स थे और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 26 लाख सोल्जर्स थे, यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स या 5 टाइम्स मोर। और लड़ाई कैसे लड़ी गई इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको याद आना चाहिए कि उसके बाद 47-48 की जो लड़ाई हुई उसमें जो हमारे कमांडर्स थे, जनरल थिमैया, जनरल करियप्पा, इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। और यही हमारी लीडरशिप थी कि जिन्होंने हमें 47 की लड़ाई जीतने में मदद की, 65 की लड़ाई जीतने में मदद की और 71 की लड़ाई जो हमारे इतिहास का एक बहुत ही गोल्डन अध्याय है, उसके जो कमांडर थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में लड़े हुए थे क्योंकि उनका कहना था कि युद्ध कला जो होती है, युद्ध नीति जो होती है, ये समझने में समय लगता है, अलग अलग वेपन से वगैरह। और देखिए कि उस समय कि जब ब्रिटिश आपके एनिमी नंबर थे, ये इतने साल आगे सोचते और बताते हैं कि भैया आर्मी में शामिल हो जाओ, और उसका हमारे 71 की लड़ाई तक हमें उस लीडरशिप का हमें फ़ायदा हुआ है। इसके सिवाय जो बांग्लादेशी घुसखोरी जिसके ऊपर हमने किताब लिखा हुआ है, उसके बारे में भी उनके विचार है, उन्होंने क्या बोला था उस किताब में दिया हुआ है। उसकी कॉपी हम हमारे गेस्ट लोगों को दे सकते हैं। कश्मीर के बारे में उनके काफ़ी सारे विचार है और बाकी काफ़ी सारे विषयों के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही ऑलराउंड नेतृत्व था। अभी मैं कुछ आज जो चल रहा है उसके बारे में बात करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर 24 तारीख को दहशतवादी हमला हुआ और उसमें जो लोग मारे गए उसके बारे में मीडिया ने कवर किया हुआ है। लेकिन उसके बाद कुछ समय लगा जब हमने मिसाइल्स का हमला किया 9 तारीख को, जो 9 जगह थी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद, इनके जो बेसिस थे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान पंजाब के अंदर, वहाँ पे हमने हमला किया। तो बीच के जो दिन थे तो लोग सोच रहे थे कि लड़ाई कब होगी। लोगों को ये पता नहीं लगा है कि लड़ाई का जो स्वरूप है ये बदली हो गया है। अभी जो लड़ाई है इसे मल्टी डोमेन वॉर बोला जाता है या अलग अलग तरीके की लड़ाई। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमने वाटर वॉर शुरू किया, पानी युद्ध, सिंधु नदी का पानी बंद किया। तो कुछ लोग बोलने लगे कि अरे सिंधु नदी का पानी कोई रोक सकता है क्या, इतनी बड़ी नदी है। लेकिन उनको पता नहीं है नदी का पानी कभी भी रेनी सीजन में नहीं रोका जाता है लीन सीजन के अंदर, जितनी आपके डैम की कैपेसिटी होती है। और अभी आजकल पाकिस्तान रो रहा है और पाकिस्तान के स्टेट के अंदर वाटर वॉर शुरू हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सिंध के जो होम मिनिस्टर है उनका घर जला दिया है क्योंकि पानी सिंध का वो नहीं चाहते चला जाए पंजाब के अंदर। तो वाटर वॉर का क्या इफेक्ट हो रहा है ये अलग विषय होगा। उसके बाद हमने उनके ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक वॉर शुरू किया, जिससे उनकी सेना जो है वो डिप्लॉय करने लगी। अभी सेना जब डिप्लॉय होती है तो उसका खर्चा काफ़ी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। वो सोच रहे थे कि हमारा एयरफोर्स या हमारा एयर अटैक कभी भी हो सकता है, तो उनका एयरफोर्स हाई अलर्ट पे चला गया। एयरफोर्स के 3 अलर्ट होते हैं। अलर्ट नंबर 1 के अंदर जो एयरक्राफ्ट होता है वो रनवे पर खड़ा होता है और पायलट रेस्ट करता रहता है। जैसे सायरन बजता है कि भारत की विमानें आ रही है तो भागता वो जाता है, एयरक्राफ्ट में बैठता है, टेक ऑफ करता है, तो 10 मिनट का तकरीबन टाइम फ्रेम लगता है। दूसरा जो अलर्ट है उसके अंदर जो पायलट है वो कॉकपिट के अंदर ही बैठा हुआ रहता है, तो 6-7 मिनट के अंदर वो आकाश में उड़ान कर सकता है। और तीसरा है जिसे स्कैब बोला जाता है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, कि जब वो एयरक्राफ्ट हवा में पहले से ही चक्कर मार रहा होता है, लेकिन इसलिए कि अगर कोई हमला होगा तो वो तुरंत हमले का जवाब दे सके। लेकिन जब इस प्रकार के आप कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हैं, 11-12 जो इंपॉर्टेंट एयरफील्ड से, लाहौर था, रावलपिंडी था, कराची था वगैरह, तो उसकी कॉस्ट बहुत होती है। अभी मैं कल गोवा जाने वाला हूँ, उसके लिए वो मुझे 8,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो अगर 4 घंटे अगर एयरक्राफ्ट चलता रहेगा तो उसका लाइफ कम होता है, पेट्रोल बहुत ख़त्म होता है, पायलट की फटीग होती है। तो द एक्सपेंडिचर विच पाकिस्तान आर्मी हैड टू इनकर इज़ हेल ऑफ अ लॉट। दूसरा, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि उनके पास एम्यूनिशन ही नहीं है लड़ने के लिए। 4 दिन की उनके पास एम्यूनिशन थी। अभी उनका दोस्त है चीन नाम का, वो जितनी चाहे उतनी एम्यूनिशन दे सकता है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आए? तो दे हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू मेक अप फॉर देयर एम्यूनिशन।
प्लस उन्होंने ये देखा कि उनकी जो एयरक्राफ्ट थी उसकी सर्विसेबिलिटी वॉज लेस देन 50%, तो उसके लिए उनको एयरक्राफ्ट खरीदने पड़े, इसलिए उनकी इकोनॉमी का काफ़ी स्ट्रेन हो गया। तो इस प्रकार का ये इकोनॉमिक वॉर हमने उनके ऊपर लादा था। इसके सिवाय डिप्लोमेटिक वॉर के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। इसके सिवाय हमने उनको, ये एक समय था कि हमने उनको 3 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए मजबूर किया। 3 फ्रंट वॉर यानी कि क्या, हमारे कुछ तज्ञ हैं वो अपने बोलते थे कि इंडिया को 2.5 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। जब हम पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे तो चाइना भी हमारे साथ लड़ाई करेगा, और उसी समय जो देश के अंदर के नक्सलवादी है या दहशतवादी है वो गड़बड़ करेंगे। अभी हमने इसको उल्टा कर दिया है। अभी पाकिस्तान 2.5 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, यानी कि उनकी कुछ आर्मी भारत के साथ लड़ाई कर रही है। इसे मीडिया ने अच्छी तरह से कवर किया है। इसी समय जो अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा है वहाँ पे उनका काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है, और कुछ ग्रुप्स है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वगैरह, वो रोज़ पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला करते रहते हैं और उनका नुकसान काफ़ी है। मतलब 2024 के अगर आप फिगर्स लेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव डाइड, विच इज़ मोर दैन अ वॉर पुट टुगेदर। और तहरीक-ए-तालिबान का कहना क्या है कि वहाँ का जो एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोला जाता है, वो अफगानिस्तान का हिस्सा हो। तो ये सेकंड फ्रंट हो रहा है, और वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, गनशिप का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जितने बड़े बड़े वेपन्स हैं इसका इस्तेमाल कर रहा है। इससे होता क्या है, इंडियन आर्मी जब लड़ती है, अभी इनके जो पति है वो लड़ते हैं, और जब उनको जो शौर्य चक्र पुरस्कार मिला था वहाँ पे हम सिर्फ स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि राइफल है, लाइट मशीन गन है। यहाँ पे बड़े वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कोलैटरल डैमेज ज़्यादा हो जाता है, जिससे अगर आप एक शत्रु को मारे तो आपके 10 और शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि कोई इनोसेंट महिला, इनोसेंट बच्चे वगैरह उसमें मारे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर जब, मतलब पाकिस्तान को अभी हम बलूचिस्तान के अंदर भी लड़ाई करने के लिए भाग कर रहे हैं, और बलूचिस्तान का जो एक बड़ा रास्ता है जिसे बोला जाता है सीपेक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 4500 किलोमीटर का है, ग्वाडर बंदर से शुरू होता है। इस रोड के ऊपर गाड़ियाँ ही नहीं मूव हो सकती। बलूचिस्तान का 70-80% एरिया है जहाँ पे वो उनकी आर्मी हिल ही नहीं सकती है। तो ये बड़ा बुरा हाल है उनका। और बलूचिस्तान का मतलब बलूचिस्तान ने अभी खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन वो जिसने किया वो बलूचिस्तान में नहीं है, वो बलूचिस्तान के बाहर कनाडा में बैठ के डिक्लेयर कर रहे हैं। उनको शायद बलूचिस्तान में आना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर बड़ा नुकसान हो रहा है। और तीसरा जो उनका है इंडिया पाकिस्तान सीमा, उसके ऊपर तो हो ही रहा है। तो 3 फ्रंट वॉर उनको लड़ाई करनी पड़ रही है, जिससे उनका काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। और मल्टी डोमेन वॉर, अलग अलग तरीके से हम उनकी लड़ाई कर रहे हैं। जब हमने उनके बेसिस के ऊपर हमला किया तो उसमें 100-150 दहशतवादी मारे गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स का वापर करते हुए हमारी जो बेसिस थे, जो फ्रंट लाइन बेसिस थे कश्मीर, उसके बाद राजस्थान, पंजाब, और उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। लेकिन हमारी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत थी कि हम उस हमले में हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या है कि हमारे कुछ टीवी चैनल्स है वो उन्होंने इस प्रकार का वॉर फीवर तैयार कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब उनका हमला हुआ तो न्यूज़ आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के 300 ड्रोन ने 21 मिनट के लिए हमला किया। 21 मिनट्स वॉज द टोटल ड्यूरेशन व्हेन द ड्रोन्स अटैक। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने पूरे 23 घंटे और क्या 70 मिनट चिल्लाता रहा कि ड्रोन 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 ड्रोन। लोग सोच रहे थे कि दाएं से ड्रोन जा रहा है, बाएं से जा रहा है, जबकि सच क्या था कि 21 मिनट्स के लिए ड्रोन्स वहाँ पे आए थे। और बाकी के ड्रोन्स ये मतलब अर्नब या जो अपनी एग्रेसिव मीडिया है वैसे लोगों को डरा रहे थे। तो ये सिमिलरली जो हमारा जो अटैक हुआ था इसके ऊपर, जो उनके 9 बेसेस थे, वो केवल 20 या 21 मिनट का अटैक था। तो उससे ज़्यादा नहीं था। बाकी के टाइम पे ये केवल चिल्ला के लोगों को डरा रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने हमला किया, उनका हमले में कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ, ड्रोन से किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ पुंछ में एक जगह है जहाँ पे एक ड्रोन ने जो वहाँ का गुरुद्वारा था उसके ऊपर ये थोड़ा सा डाला, तो वहाँ पे 6 लोग मर गए, इंक्लूडिंग ग्रंथी वगैरह। और उसके बाद हमने जो हमला किया उसके अंदर हमने मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, और स्टैंड ऑफ वेपन्स जो थे हमारे, खास तो ब्रह्मोस वगैरह, उनका इस्तेमाल हुआ है। हमने LOC क्रॉस नहीं की, और उसमें पाकिस्तान का काफ़ी सारा नुकसान हुआ। मतलब ये लड़ाई के अंदर जो मेक इन इंडिया में जो वेपन्स बने हुए हैं, इसका काफ़ी सारा मतलब उसका काफ़ी योगदान है। क्योंकि एक समय ऐसे था 2014 के पहले, जब 70% ऑफ द वेपन्स वेर इम्पोर्टेड। अभी ऑलमोस्ट अबाउट 70-80% ऑफ वेपन्स आर
मेड इन इंडिया, और हमारी 30% एम्यूनिशन हम परदेश से खरीदते थे। अभी 100% जो एम्यूनिशन है वो देश में ही बना रहा है। तो जब सप्लाई चेन अपना स्ट्रांग होती है तो कोई भी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो इसका श्रेय मनोहर पर्रिकर है, लीडरशिप समझ लीजिए, मोदी जी है वगैरह, इनको जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। जब हमने वेपन्स बनाने शुरू कर दिए, जब मुझे याद है कि भारत फोर्ज के एक ये है मतलब उनके मालिक है कल्याणी जी, जब उन्होंने उनके वेपन दिखाए तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, अरे कोई वेपन बना सकता है यहाँ इस तरफ से। अभी कल्याणी की जो गन है वो प्रदेश में जा रहा है बेच रहे, क्योंकि भारत आर्मी के पास पैसा ही नहीं गन खरीदने के लिए, वो एक अलग ही प्रॉब्लम है वो छोड़ दीजिए। लेकिन वर्ल्ड क्लास एम्यूनिशन, वर्ल्ड क्लास वेपन्स हमारे पास बन रहे हैं। तो ये जो हमारी वेपन सिस्टम का जो इस्तेमाल हुआ, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। और इसमें शायद जो कराची के रावलपिंडी के पास जो जगह है वहाँ पे शायद न्यूक्लियर के जो वेपन्स थे शायद वो डैमेज हो गए होंगे, वहाँ से रेडिएशन आया वगैरह। लेकिन बाद में IAEA बोल रही थी कि रेडिएशन नहीं आया, तो क्या हुआ ये IAEA को ही पता है। लेकिन वो कारण था जिससे हमने वो सीज़ फायर के लिए एग्री कर दिया। लेकिन बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, और मोदी जी ने बिल्कुल साफ में बोला है कि नंबर 1, अगर दहशतवादी पाकिस्तान, मेरा टाइम हो गया तो बता देना, क्योंकि मेरे शायद पता नहीं लग रहा, घड़ी कोई यहाँ पे रखी नहीं रणजीत जी आपने, तो मैं चलता है बात ही करता रहूँगा। ओके, तो उन्होंने ये बताया कि दहशतवादी कहीं से भी आए, अगर वो पाकिस्तान से आते हैं तो पाकिस्तान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दे कांट गेट अवे बाय सेइंग कि भैया हमारे नहीं है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स है वगैरह, ये बकवास चलेगी नहीं। तो ये बिल्कुल एक क्लियर कट मैसेज है। दूसरा मैसेज बड़ा साफ है, जो है न्यूक्लियर वेपन की बोगी। मैं 2008-9 में रिटायर हो गया था, मैं बहुत सारे टीवी चैनल पे जाता था, तो वहाँ पे इस प्रकार का जब कोई दहशतवादी हमला होता था तो हमारे एक्सपर्ट हमारे टीवी चैनल पे हमारे लोगों को डराते रहते थे, भैया दहशतवादी हमला मुंबई में हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आपकी जो सेना है उसका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे तो गड़बड़ होगी। हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब को बिना डरे हुए वो दहशतवादी हमला करते थे, लेकिन उनके बॉम्ब को डरते हुए हम उनको प्रत्युत्तर नहीं देते। तो ये एक गलत ये था। मैंने उस समय जो बोला है, मेरी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, मैंने बोला ये न्यूक्लियर बोगी है। जब और 2014 के बाद ये जो हुआ, हम उरी के बाद अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो न्यूक्लियर वेपन था। बालाकोट के बाद, पुलवामा के बाद जो बालाकोट है वहाँ पर भी ये हुआ। तो अभी दिस न्यूक्लियर बोगी हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हो या ना हो, हम आपको ज़रूर मारेंगे। वैसे आज पर न्यूक्लियर ट्रीटी जनवरी के पहले महीने में जो न्यूक्लियर होल्डिंग स्टेट्स होते हैं उनको बोलना पड़ता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ रखे हुए। लेकिन शायद पाकिस्तान ने हमें सही जगह नहीं बताई थी, इसलिए जब हमने मिसाइल मारे तो शायद उसमें से कुछ उनके वेपन्स ये डैमेज हो गए हैं। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान हैज़ लर्नड अ लेसन। लेकिन जैसे मुझे काफ़ी देर पहले पूछा था कि टीवी चैनल्स के ऊपर कि साहब आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान और भारत में शांतता कब हो सकती है? तो मैंने बोला था मेरे ज़िंदगी के समय नहीं हो सकती, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता। पीस इज़ अनलाइकली। फॉर लास्ट 75 years वेरियस लीडर्स इन वेरियस टाइम जोन्स इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह एंड इवन मिस्टर मोदी हैव ट्राइड फॉर अ पीस विद पाकिस्तान। इम्पॉसिबल है, वो होने वाले नहीं है। और मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट यही है कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग बोलते हैं POK क्यों नहीं जीता, ये क्यों नहीं जीता, वो क्यों नहीं जीता, उसके बातचीत तो हो सकती है क्यों नहीं जीता। लेकिन बात यह है कि आप केवल पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के सिवाय चाइना के साथ भी लड़ाई कर रहे हैं। एंड चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और मैं आपको आज एक खबर देना चाहूँगा कि आज टुडे वी हैव कम जम्प फ्रॉम नंबर 5 इकोनॉमी टू number 4th economy of the world. We have overtaken Japan. That's the breaking news today. I think we must all compliment our efficient people who are working. You know, जो काम कर रहे हैं, मतलब वो जो नहीं करते उनको नहीं ये कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को चाइना बहुत मदद कर रहा है। चाइना का नक्सलवाद है, ये उनका प्रॉक्सी वार है। उनका उद्देश्य एक ही है कि इस देश को प्रगति, मतलब उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना हो, ताकि वो चाइना का प्रतिस्पर्धी बन के हमारे सामने ना आए। और इसके साथ ही उनके बहुत सारे एजेंट्स हैं, हस्तक है, हमारे देश के अंदर है, देश के बाहर है। जब ये ब्रीफिंग चल रही थी, वो दो हमारी महिला लेडी ऑफिसर्स थी, बड़ा ब्रीफिंग दे रही थी, तो उसी समय मैंने पाकिस्तान के स्पोक्समैन का ब्रीफिंग देखा। और रंजीत जी, मेरा लास्ट 1 minute है,
ताकि आप मुझे खींच ना ले पीछे से कि भैया बस करो अभी। तो इसमें उसी समय उनका ब्रीफिंग शुरू हो गया और उन्होंने बताया कि देखिए ये भारत वाले बोल रहे हैं कि हमने किया, ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ। वीडियो शुरू हो गया। वीडियो में कौन था? करण थापर। करण थापर कौन है? आपको पता है, ये जनरल थापर का लड़का है, एक बहुत ही एंटी नेशनल आदमी है, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ। और वो इंटरव्यू ले रहे थे, किसका ले रहे थे? सत्यपाल मलिक का। सत्यपाल मलिक कौन है? ये गवर्नर थे JNK की, कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है ये गवर्नर थे। और वो बोल रहे हैं कि जो 40 CRPF लोग जो मारे गए उनको हमने ही मारा था। इस प्रकार की बातचीत वो कर रहे हैं। और उसके साथ में कौन बैठा था ये नहीं बताऊंगा मैं। और उसके साथ 100-150 लोगों के फोटोग्राफ, उनके कोटेशंस पाकिस्तान टीवी ने प्ले किया है। इन लोगों के साथ क्या किया जाए अगर मुझे पूछते तो मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन जो ये इस प्रकार के जो एनिमी है ये बहुत ही खतरनाक है। वो ज्योति मल्होत्रा हो क्या और कोई हो, तो हमें इस प्रकार की लड़ाई, लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर जो स्वतंत्र वीर सावरकर का जो सपना था, हर एक आदमी, एवरी पर्सन शुड एक्ट लाइक अ सोल्जर, थिंक लाइक अ सोल्जर। जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे डेंजर्स क्या है, ठीक है, और उस डेंजर्स को मैं किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ, यानी कि सुरक्षा एजेंसीज है, पुलिस है, उनकी आप आँख और कान बनने की कोशिश करो। सोशल मीडिया का एक्सपांस बहुत ही बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ होती है, उसके ऊपर ध्यान रखो। कोई उल्टी सुल्टी बात होती है तो उसकी जो लिंक होती है वो पुलिस के पास भेजो ताकि उसको पनिश किया जाए। करने के लिए बहुत है। जो हमारा सावरकर स्मारक का जो पोस्ट है उसके ऊपर मैंने 1-2 वीडियो भी डाले हुए हैं कि एक आम आदमी जो देश के ऊपर प्रेम करता है वो हमारे रोज के जीवन में देश के लिए क्या कर सकता है। एक 15-20 मिनट का वीडियो है। इट इज़ एज सिंपल एज फॉर पीपल लाइक पूना फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। पुणे के लोग सोचते हैं कि ट्रैफिक रूल को तोड़ना ये मेरा जन्म सिद्ध हक है। मंजरी ताई हंस रही है, लेकिन ये पुणे का रूल है मंजरी ताई। वैसे मैं थोड़ा आधा मुंबई का हूँ तो इतना खराब नहीं है। तो ये रूल तोड़ते हैं और 6 बजे और 8 बजे के बीच में वहाँ पे 150 चक्रव्यूह तैयार हो जाते हैं, जिसके अंदर से बाहर निकालने के लिए अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ना पहुँचे तो आदमी फंस गया। 100 crore ऑफ पेट्रोल कैन बी सेव्ड एवरी डे इफ़ यू जस्ट हैव 150 वार्डन्स देयर। फंडसालकर साहब जरा आप सुन लीजिए, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि एक आदमी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ज़रूर ये वीडियो देखिए, समय की पाबंदी है इसलिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।